हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन सीरीज़ में। तो हम आज इस वीडियो में जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, स्टेट पीएससी और भी कई सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण है। सहजीविता है मतलब यानी कि जो साथ साथ रहकर जीवन यापन करते हैं उसको हम लोग सहजीविता कहते हैं। तो सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण होगा लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है? लाइकेन एक प्रकार का कवक और शैवाल का सम्मिलित रूप होता है। ये कवक और शैवाल जो होता है उसका सम्मिलित रूप होता है। इसमें कवक और शैवाल दोनों सम्मिलित रूप से रहकर जीवन यापन करते हैं। इसमें शैवाल भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करता है, मतलब भोज्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है और कवक जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है। इस प्रकार से ये दोनों साथ साथ रहकर जीवन यापन करते हैं। तो इसको ही हम लाइकेन कहते हैं। अगर लाइकेन की बात करें तो इसका उदाहरण है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक प्रकार का लाइकेन ही है। लिटमस पेपर की सहायता से हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सभी एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। केवल वे ही प्रोटीन एंजाइम होते हैं जो कि जीवों में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, यानी कि जो उत्प्रेरण की दर को बढ़ा देते हैं उसे ही हम एंजाइम कहते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है उसको हम जान लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब ऐसी ग्रंथि जो कि हार्मोन का स्त्रावन शरीर के अंदर ही करता है, उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि करते हैं। या जो उत्सर्जन, हार्मोन का उत्सर्जन सीधा रक्त में करता है उसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यानी कि इसमें कोई नलिका नहीं होती, ये नलिका विहीन होती है। जबकि बाह्य स्रावी ग्रंथि में नलिका होती है, जैसे कि दुग्ध ग्रंथि हो गया, उसमें क्या है? नलिका होती है, तो बाह्य स्रावी ग्रंथि कहलाती है, दुग्ध ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये हो जाएगा आपका पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो कितने ग्राम का होता है? 0.6 ग्राम का होता है। इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हार्मोन का स्त्राव करता है वो अन्य ग्रंथि की क्रियाविधि को ये प्रभावित करता है। इसी कारण इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये इसके द्वारा जो स्त्रावित हार्मोन है वो अन्य ग्रंथियों को ये प्रभावित करता है। इसी कारण हम इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? बोल रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, यानी कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि जीवों के अवशेषों से कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं बना है? तो ये जो कोयला है वो तो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है, और जहाँ पे पेट्रोल पाया जाएगा वहाँ पर निश्चित रूप से प्राकृतिक गैस पाया जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम के पास ही आपका प्राकृतिक गैस का संचय रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो काष्ठ कोयला है वो आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है ना? तो सही आंसर हो जाएगा अ। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है?
किसमें CO प्रेजेंट रहता है, कोबाल्ट, है ना। तो विटामिन B12 में आपका केंद्रीय धातु आयन के रूप में कोबाल्ट उपस्थित रहता है ना। विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट उपस्थित रहता है। अगर विटामिन B12 के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं ना, तो इसका रासायनिक नाम है आपका साइनिकोबोलामीन, है ना। इसका रासायनिक नाम है आपका साइनिकोबोलामीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रोग होता है एनामिया। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनामिया। इसे हम हिंदी में पांडु रोग भी कहते हैं, है ना। तो इतना आपको विटामिन B12 के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो आप आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। भोपाल गैस त्रासदी में निकली गैस थी। भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड भी बोलते हैं हम इसको। ये सन 1984 में हुआ था, जिसमें से लगभग 15,000 लोग मारे गए थे। तो इसमें से गैस निकली थी जिसके कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ था। तो वो गैस कौन सी है? ये बहुत कंफ्यूजिंग इस प्रकार के जब ऑप्शन आते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज लगता है, क्योंकि जब भी इसका सही आंसर होगा, पहले आपको मैं आंसर बता देता हूँ, मिथाइल आइसोसाइनेट। जब भी मिथाइल आइसोसाइनेट आता है तो उसके साथ साथ आइसोथायोसाइनेट भी आता है। मैंने लगभग इसको बहुत सारे एग्जाम में देखा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डाइवर्ट करने के लिए दिखता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है ना, इसको याद रखना है। इसका मैं आपको फार्मूला भी बता देता हूँ। इसका फार्मूला है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड NC और O, है ना। तो ये है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट का फार्मूला। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कुनैन प्राप्त की जाती है। तो ये जो कुनैन है ये मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कुनैन एक प्रकार की औषधि है ना। क्या है? औषधि है। तो ये सिनकोना से प्राप्त की जाता है। सिनकोना क्या है? ये सिनकोना एक प्रकार का वृक्ष है जिससे हम कुनैन औषधि प्राप्त की जाती है, जो कि मलेरिया के उपचार के लिए बहुत ही लाभदायी है ना। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। चमगादड़ अपना रास्ता ढूंढ लेता है। चमगादड़ जो है वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो इससे मैं पहले आपको थोड़ा सा आपको डिटेल जानकारी दे दूं। तरंगों के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। जो तरंगी होती है वे 3 प्रकार की होती है। जो तरंगी होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी तरंगे होती है? श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। तो पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और इन आवृत्ति को मनुष्य सुन नहीं सकता। अगर सुनेगा तो उसके कान का पर्दा फट सकता है। तो इसको कौन सुन सकता है 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को, या कौन उत्पन्न करता है? तो इसको उत्पन्न करता है आपका चमगादड़, है ना। तो चमगादड़ जब इन पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करता है, तो जैसे कि ये हो गया आपका चमगादड़, है ना। जैसे कि आपका कोई पक्षी हो गया, समझ लो, है ना। ये उड़ते हुए जा रहा है। मान लो कि यहाँ पे आगे आपका कोई भी, जैसे यहाँ पे खंभा वंभा कुछ भी आ गया, है ना। तो जैसे कि आपका पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करेगा तो तरंगे प्रवाहित होते हुए जाएगी और ये खंभे से टकराकर पुनः वापस प्राप्त होगी चमगादड़ को। तो इससे क्या है, ये समझ जाएगा कि आगे में कोई वस्तु है। इस प्रकार से ये अपना रास्ता बदल लेता है। तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से ही, पराश्रव्य तरंगे सुनकर ही ये अपना उड़ान भरता है ना, उड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुनकर, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपको ग्रुप डी, रेलवे इत्यादि में आपको ये मदद करेगा ये क्वेश्चन, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लगता तो सरल है लेकिन एग्ज़ाम में जाके हम गलती कर देते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ कर ही आपको
टिक करना है, क्योंकि रेलवे में क्या है माइनस मार्किंग भी रहता है ना। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, तो ये किसकी मिश्र धातु है? ये है आपका कॉपर, निकिल तथा जिंक की। किसकी मिश्र धातु है? कॉपर, निकिल और ये जिंक की मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर, है ना। तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है आपका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका पेनिसिलिन की खोज करता है ना। चलिए हम दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। विलियम हार्वे, इसने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, है ना। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी और लुईस पाश्चर ने जीवाणुओं के किण्वन के बारे में आपका बताया था, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति होती है आपकी पारगम्य। पारगम यानी कि पदार्थों का जो परिवहन है, यानी कि आना जाना, वो कोशिका भित्ति द्वारा ही होता है। तो इसको ही बोला गया है कि कोशिका भित्ति कैसी होती है? कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। जैसे कि ये मान लेते हैं इस प्रकार से कुछ संरचना है पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका में जो सबसे बाहरी परत होती है उसको ही हम बोलते हैं सेल वॉल, है ना, यानी कि कोशिका भित्ति। और इसके अंदर ही पूरे कई सारे न्यूक्लियस, है ना, केंद्रक और एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और भी कई सारे डीएनए मौजूद रहते हैं, है ना, और भी कई सारे तत्व मौजूद रहते हैं। तो जो सेल वॉल होती है ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। और केवल पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है ना। ये याद रखिएगा, केवल और केवल पादप कोशिका में ही, यानी कि प्लांट सेल में ही आपका सेल वॉल पाया जाता है ना। तो आपको इतना ध्यान रखना है। और जंतु कोशिका में जो बाहरी परत होती है वो कोशिका झिल्ली की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है। लेकिन पादप कोशिका में क्या है, जो बाहरी परत होती है वो सेल वॉल की बनी होती है, और सेल वॉल जो है, जो बाहरी परत होती है वो सेल वॉल कहलाती है ना, और जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है ना। यही जो सेल वॉल होता है ये इसको सुरक्षा प्रदान करता है, वह उसको आकार प्रदान करता है पादप कोशिका को, है ना। तो आपको इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। संक्षारण रोकने के लिए लोहे के बने जल पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, यह क्रिया कहलाती है। तो जब लोहे पर जंग लगता है तो उस पर उसको संक्षारण से बचाने के लिए हम जस्ते की परत चढ़ाते हैं ताकि वो जंग न लगे। तो ये क्रिया कहलाती है, यह क्रिया आपका गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द। यह वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने से इसका संबंध है ना। तो आप लोग को पता होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किससे संबंधित है, मतलब कौन से पौधों से संबंधित है? ये आपका संबंधित है, ये दलहनी पौधों से संबंधित है। तो मैं बता दूं आपको, दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में एक जीवाणु पाया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में एक जीवाणु पाया जाता है, जिसको कौन सा जीवाणु बोला जाता है? आपका राइजोबियम, है ना। यह राइजोबियम करता क्या है? यह राइजोबियम वायुमंडल में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और इन नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित कर देता है? यह नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, और इस प्रकार से ये पोषक पदार्थों की पूर्ति करता है। तो ये आपकी दलहनी पौधों की विशेषता है। तो आपको ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है ना।
और मैं जो भी बातें बता रहा हूँ आप उसे अपने कॉपी में नोटबुक कर सकते हैं, है ना, नोट लिख सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं, तो आपको ये बहुत ही आगे चलकर फ़ायदा देगा, है ना। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो इसमें सर्वाधिक क्रियाशील तत्व हो जाएगा आपका फ्लोरीन। जो फ्लोरीन है वो आपका सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, बहुत रिएक्टिव है ना। ये जो है कार्बन, सीमेंट और प्लेटिनम, ये सबसे क्रिया कर लेता है, आसानी से क्रिया कर लेता है और बहुत जल्दी क्रिया करता है फ्लोरीन, है ना। किससे? कार्बन, सीमेंट, प्लेटिनम, इन सभी से, है ना। और फ्लोरीन का एक और गुण है, फ्लोरीन कैसा है? फ्लोरीन एक हैलोजन धातु हैलोजन कहलाता है ना। फ्लोरीन क्या है? हैलोजन है, हैलोजन तत्व बोलते हैं इसको, है ना। और ये रंगीन होता है फ्लोरीन। इसका रंग की बात करें तो ये होता है पीले रंग का, है ना। तो आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दूध के प्राकृतिक रूप में कुछ मिठास होते हैं, यह निम्नलिखित में से किसके कारण से होती है? जो दूध में मीठापन होता है, जो मिठास होती है, वह किसके कारण होती है, ये पूछ रहे हैं ना। तो ये होती है आपकी लैक्टोज। दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होते हैं। ये लैक्टोज क्या है? लैक्टोज है आपका कार्बोहाइड्रेट। और कैसा कार्बोहाइड्रेट है? ये है आपका कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये है आपका पॉलीसेकेराइड है ना, ये पॉलीसेकेराइड है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, जो जितने भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर प्यार दें। धन्यवाद।